थोड़ा दोस्तों चलिए निर्माण आईएएस की जो हम लोग क्वेश्चन बुकलेट डिस्कस कर रहे थे उसके अभ्यास का क्रमांक 11 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें इकाई 3 का संपूर्ण पाठ्यक्रम डिस्कस किया जाएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है, याद रखिएगा। तो डी नंबर असत्य है। सकौली एवं सौसा क्रम की चट्टानों से हीरे एवं बॉक्साइट की प्राप्ति होती है, ये गलत है। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में चिल्पी क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश के बालाघाट छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती हैं। इसमें मैग्नीज एवं तांबे के भंडार पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जबलपुर एवं कटनी जिले में सकौली क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है, जिसमें अभ्रक एवं संगमरमर के निक्षेप प्राप्त किए जाते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के सौसर क्रम का विस्तार महाराष्ट्र के नागपुर से लेकर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले तक है। एक संकरी पट्टी के रूप में पाया जाता है, जिसमें मैग्नीज एवं अभ्रक की अधिकता पाई जाती है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हैं। तो इसमें दोस्तों धारवाड़ जो चट्टानें हैं वो सकौली में पाई जाती हैं। सकौली कहाँ है? सकौली उपक्रम, ये जबलपुर में। फिर जो विंध्यन चट्टानें हैं ये सिमारी या सेमरी उपक्रम में पाई जाती हैं। सेमरी उपक्रम दमोह और सागर में। फिर कुडप्पा चट्टानें दोस्तों बिजावर उपक्रम जो कहाँ है? पन्ना और छतरपुर में पाई जाती हैं। गोंडवाना चट्टानें तालचेर उपक्रम जो कि सीधी सिंगरौली शहडोल में पाई जाती हैं। तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दोनों कथन सत्य हैं कि वर्षा की परिवर्तनशीलता मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती है। मध्य प्रदेश में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि ग्रीष्म काल में पश्चिमी मध्य प्रदेश में अन्य भागों की अपेक्षा कम तापमान रहता है। इसमें असत्य कथन देखना है दोस्तों। मध्य प्रदेश में सितंबर अक्टूबर माह में पड़ने वाली गर्मी को प्रदेश की द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। तो दोनों ही कथन दोस्तों सत्य हैं। तो ना तो एक असत्य है और ना ही 2 असत्य है, दोनों ही चीजें सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश में कुडप्पा क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? कुडप्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार, तो ये ए और बी इसमें दोनों सही होंगे, यानी उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी। तो कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं अवसादी एवं कायांतरित चट्टानें हैं जो मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इन चट्टानों से लोहा, मैग्नीज, संगमरमर, एस्बेस्टस, हीरे, चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थर आदि प्राप्त किए जाते हैं। आर्कियन समूहों की चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दोस्तों डी नंबर सही होगा, उपरोक्त सभी सही है। पहला है कि इस समूह की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी तथा पूर्वी भाग में है, ये भी सही है। ये चट्टानें जीवहीन एवं जीवाश्म रहित होती हैं, ये भी सही है। इन चट्टानों में मुख्य रूप से नीस, सिस्ट, ग्रेनाइट, फाइलाइट, पेग्मेटाइट, संगमरमर तथा क्वार्टजाइट आदि खनिजों के निक्षेप पाए जाते हैं। इन चट्टानों को पैतृक या प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। तो सभी क्वेश्चन इसमें सभी स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रम की चट्टानों का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से हुआ? तो इसमें दोस्तों क्वार्टनरी क्रम की जो चट्टानें हैं उनका निर्माण हुआ है। तो क्वार्टनरी क्रम की जो चट्टानें हैं उनका निर्माण प्लेस्टोसीन तथा होलोसीन काल में नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से हुआ है, इसलिए इसे नवीन जलोढ़ भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में इसका विस्तार ताप्ती, नर्मदा एवं चंबल नदी घाटियों के क्षेत्र में हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दोस्तों कौन सा कथन असत्य पूछा है? तो पहला स्टेटमेंट है कि मध्य प्रदेश में अर्धशुष्क अथवा स्टेपी प्रकार की जलवायु का विस्तार नीमच, मंदसौर, शिवपुरी एवं ग्वालियर जिलों में आदि में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु का विस्तार राज्य के उत्तरी भाग में है और मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु का विस्तार दक्षिणी भाग में पाया जाता है। तो इसमें केवल दूसरा स्टेटमेंट असत्य है, बाकी सभी स्टेटमेंट सत्य हैं। तो अर्धशुष्क अथवा स्टेपी प्रकार की जलवायु का विस्तार मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम
में नीमच, मंदसौर, शिवपुरी, मुरैना एवं ग्वालियर आदि जिलों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु का विस्तार राज्य के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व तक पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु का विस्तार राज्य के दक्षिणी भाग में। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में स्थित प्रमुख पहाड़ियां कौन सी हैं? तो प्रमुख पहाड़ियां कौन कौन सी हैं? इसमें उपरोक्त सभी होगा, मतलब बड़वानी पहाड़ी भी है, कालीभीत पहाड़ी भी है, बिजलगढ़ पहाड़ी भी है और धूपगढ़ पहाड़ी भी है। धूपगढ़ पहाड़ी सबसे ऊंची है, इसकी जो ऊंचाई है 1350 मीटर। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी बड़वानी पहाड़ी इसकी ऊंचाई कितनी है? 641 मीटर। कालीभीत की 770, बिजलगढ़ पहाड़ी की 849 मीटर। काली मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें असत्य पूछा है और इसमें केवल 3 नंबर असत्य है, मतलब यह मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, तो ये अम्लीय प्रकृति की नहीं होती है। इसमें लोहा चूना की प्रधानता रहती है, सही है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्र पर यह मिट्टी पाई जाती है, ये भी सही। लेकिन काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निकले लावा के जमने से होता है। काली मिट्टी में लोहा चूना की प्रधानता रहती है, सही है। यह क्षारीय प्रकृति की होती है, ना कि अम्लीय प्रकृति की होती है। यह कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। यह मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्र लगभग 47% में पाई जाती है, जो मालवा के पठार, नर्मदा सोन घाटी तथा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में शामिल है? तो ये 9.38%। टोटल क्षेत्रफल कितना है मध्य प्रदेश का? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। जो भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। तो भारत का जो क्षेत्रफल है उससे ये उसका लगभग 9.38%। निम्नलिखित में से टोर क्या कहलाता है? टोर क्या है? टोर ये दोस्तों बुंदेलखंड पठार की छोटी छोटी पहाड़ियों को टोर कहा जाता है। बुंदेलखंड पठार की समतल प्राय भूमि पर छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं, जिन्हें टोर कहा जाता है। मध्य प्रदेश में मध्य भारत पठार की नदियां आमतौर पर किस दिशा में प्रवाहित होती हैं? तो ये उत्तर एवं उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हैं। कौन कौन सी नदियां निकलती हैं मध्य भारत के पठार से? चंबल, काली सिंध, कोनो, आसन। तो ये नदियां उत्तर एवं उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं यमुना नदी में, और ये यमुना नदी में मिल जाती हैं अंतिम में। मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी कहाँ स्थित है? तो ये मालवा पठार और सतपुड़ा पठार के मध्य स्थित है। नर्मदा सोन घाटी प्रदेश का सबसे नीचा भूभाग है और क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा भूभाग है। निम्नलिखित कथनों में से मध्य उच्च प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य है, ये याद रखिए कि असत्य पूछा। तो 3rd नंबर असत्य है। मध्य उच्च प्रदेश से उद्गमित होने वाली अधिकांश नदियां ताप्ती नदी में मिल जाती हैं। ताप्ती नदी में नहीं मिलती हैं ये। मध्य प्रदेश से उद्गमित होने वाली अधिकांश नदियां गंगा नदी में मिलती हैं। मध्य उच्च प्रदेश का विस्तार उत्तर में यमुना के मैदान से लेकर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी तक है। पूर्व में छोटा नागपुर के पठार से लेकर दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी तक तथा मध्य उच्च प्रदेश से निकलने वाली चंबल, बेतवा, केन, क्षिप्रा आदि नदियां जल प्रताप नदी घाटियों में मैदानों का विकास करती हैं। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले वनों मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले वनों आधारों पर मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले वनों को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है? तो 3 आधारों पर। कौन कौन से? जलवायु 4 होगा दोस्तों, 3 नहीं 4। कौन कौन से? जलवायु आधार पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। प्रादेशिक आधार पर बिंदु कैमूर श्रेणी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, शिवपुरी मुरैना पठार श्रेणी। प्रजाति के आधार पर साल, सागौन, मिश्रित वन। प्रशासनिक आधार पर संरक्षित वन, आरक्षित और अवर्गीकृत वन। राजीव गांधी सहभागी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान किस जिले में है? तो ये सिवनी जिले में है दोस्तों, सिवनी जिले के लखनादौन में, और इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में इसरो द्वारा राज्य का पहला कार्बन फ्लक्स टावर स्थापित किया गया? बैतूल में। कब? 2012 में। इसका उद्देश्य क्या है? वातावरण में पेड़ों द्वारा कार्बन को सोखने की क्षमता का आकलन करना। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है ये भोपाल में है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय
जबलपुर में है, जबलपुर में। मध्य प्रदेश का प्रथम वन महाविद्यालय ये बालाघाट में है मध्य प्रदेश का, और ये 1979 में स्थापित किया गया था बालाघाट में। मध्य प्रदेश का प्रथम वन स्कूल ये शिवपुरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से सोचिए को सोचिए 2 से मिलाना है। तो साल वन ये दोस्तों साल, सबसे पहले सागौन को देखते हैं। तो सागौन वन ये होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा में क्षेत्र में ये इसका विस्तार है। साल वन का मंडला सीधी और उमरिया और मंडला में है। मिश्रित वन दोस्तों भोपाल, जबलपुर, सागर। कटीले वन शिवपुरी, भिंड, मुरैना। फिर मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य अनुसंधान संगठन स्थित है। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों भोपाल में स्थित है, और इसको भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के सहयोग से स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश में राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो इसका गठन 10 अक्टूबर 2017 को किया गया। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3(3) के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। कब? 10 अक्टूबर 2017 को। मध्य प्रदेश में से निम्न में से किस नदी का उद्गम खिमनी अभयारण्य से होता है? तो बाल गंगा नदी का। खिमनी अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। कहाँ मतलब इसको स्थापित किया गया? देवास जिले में। और इस अभयारण्य से बाल गंगा नदी का उद्गम होता है, जिस पर शंकर खो जमनेर जलप्रपात स्थित है। शंकर खो जमनेर जलप्रपात बाल गंगा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के किन अभयारण्यों में खरमौर पक्षी का संरक्षण किया जाता है? तो सैलाना और सरदारपुरा। सैलाना कहाँ है? सैलाना ये रतलाम में है, और सरदारपुरा धार में। अब तक तो रट गया होगा। इनको स्थापित कब किया गया था? 1983 में। सी नंबर। चलिए, नौरादेही अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें डी नंबर होगा। उपरोक्त सभी सत्य है। इसकी स्थापना 1975 में मध्य प्रदेश के सागर जिले में की गई थी। सही है। इसका कुल क्षेत्रफल 1197.04 वर्ग किलोमीटर है। इस अभयारण्य में बाघ, सांभर, नीलगाय, चिंकारा एवं जंगली भैंसा आदि वन्यजीव पाए जाते हैं, और इस अभयारण्य में अफ्रीकी चीता को पुनर्वास करने की योजना संचालित की जा रही है। नौरादेही और केन अभयारण्य में भी है, तो कूनो अभयारण्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल नहीं है? तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि शिवपुरी में है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योरपुर प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल नहीं है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो शिवपुरी में है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो श्योरपुर में है, प्रोजेक्ट टाइगर में इनको शामिल नहीं किया गया है। टाइगर प्रोजेक्ट योजना में मध्य प्रदेश के कान्हा किसली, जो कि बांधवगढ़ में है, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान एवं रातापानी अभयारण्य शामिल है। राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सत्य कथन ढूंढना है। तो इसमें केवल 1 और 3 सत्य है। मतलब जो राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान है ये मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में है, और यह मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान है एवं सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका जो क्षेत्रफल है 0.27 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1988 में नहीं हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1983 में, ना कि 88 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें कि यह राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? सबसे कम वर्षा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में होती है। तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम एवं उत्तरी भाग की बंगाल की खाड़ी से दूरी होने के कारण तथा अरब सागर मानसून की मुंबई शाखा के पहाड़ी क्षेत्र में उतरते समय घर्षण के कारण तापमान बढ़ने एवं आर्द्रता कम होने के परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा ऋतु के दौरान सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा ये गोहद भिंड में होती है। कितनी? 55 सेंटीमीटर वार्षिक। सर्वाधिक सर्दी, तो सर्वाधिक जो सर्दी है ये शिवपुरी एवं मुरैना में होती है। शिवपुरी एवं मुरैना में कितना? यहाँ पर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा, तो सर्वाधिक वर्षा ये पचमढ़ी में होती है, होशंगाबाद में। अब ये नर्मदापुरम बन चुका है, 215 सेंटीमीटर। पचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर है दोस्तों। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी कहाँ होती है? तो गंजवा सौदा
गंजवा सौदा विदिशा में होती है। 48 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच जाता है। 1995 में ये रिकॉर्ड किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के उत्तर के मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इस मैदानी भाग में भिंड, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, नीमच, अशोकनगर, शिवपुरी जिले आते हैं। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी तथा शीत ऋतु में अधिक सर्दी पड़ती है। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर होती है और इस क्षेत्र में वर्षा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की दोनों शाखाओं से प्राप्त होती है। तो ये महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में ऋतु संबंधी आंकड़े एकत्रित करने की वेधशाला स्थित है? तो ये कहाँ है? इंदौर में। इंदौर में। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से संबंधित नहीं? कौन सी विशेषता विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से संबंधित नहीं? तो इसमें ए नंबर होगा। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ये गलत है। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर होती है तथा बंगाल वर्षा जो है तो यहाँ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों शाखाओं से प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश में उत्तर के मैदान के अंतर्गत नीमच, अशोकनगर, भिंड, दतिया, मुरैना, ग्वालियर, छतरपुर, पन्ना और सतना का उत्तरी भाग आता है। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में अधिक सर्दी पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक थॉर्नथ्वेट के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? तट अल्पाद्र जलवायु, शुष्क अल्पाद्र जलवायु और अर्ध शुष्क जलवायु। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम खनिज नीति किस वर्ष घोषित की गई? तो ये 1995 में। भारत सरकार खनिज अधिनियम 1957 के अंतर्गत 1995 में घोषित की गई मध्य प्रदेश प्रथम खनिज नीति। इसके अतिरिक्त 7 सितंबर 2010 को नवीन खनिज नीति लागू की गई। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। तो हीरा पन्ना में होता है, पन्ना। स्लेट ये मंदसौर में। टंगस्टन होशंगाबाद में और यूरेनियम शहडोल में। फिर मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले के अंतर्गत स्थित आगर गांव किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आगर गांव दोस्तों टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो रेल कोच फैक्ट्री ये निषादपुरा भोपाल। रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना ये बुधनी सीहोर में है, रेलवे स्प्रिंग कारखाना ये ग्वालियर में है और बैगन रिपेयर वर्कशॉप भी सतना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वायु परिवहन का प्रारंभ कब हुआ? तो 26 जुलाई 1948 को इंदौर से ग्वालियर के मध्य हुआ था। वर्तमान में मध्य प्रदेश की इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर एवं खजुराहो निजी तथा सार्वजनिक विमान सेवाओं से आपस में जुड़े हैं। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का मुख्यालय ये भोपाल में है दोस्तों। इसकी स्थापना 1960 में की गई। फिर मध्य प्रदेश में स्थित चांदनी ताप विद्युत केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दोस्तों उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। यह मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत केंद्र है। इस परियोजना को कोयले की आपूर्ति पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र एवं नेशनल कोल फील्ड लिमिटेड नागपुर द्वारा की जाती है। इसकी वर्तमान में विद्युत उत्पादन क्षमता 177 मेगावाट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मध्य प्रदेश के प्रथम ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी। कहाँ? बुरहानपुर के नेपा नगर में अखबारी कागज के कारखाने को विद्युत आपूर्ति हेतु इसकी स्थापना की गई थी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो महेश्वर जल विद्युत परियोजना, इसमें जो उत्पादन क्षमता है 400 मेगावाट है। अटल सागर जल विद्युत परियोजना में इसकी जो उत्पादन क्षमता है 60 मेगावाट है। तबा इसकी 1000 मेगावाट और पेंच की 160 मेगावाट। मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है। कहाँ है? ये इंदौर में। फिर गाडरवाड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है तो जल आपूर्ति किस नदी से की जाती है? तो ये शक्कर नदी से की जाती है, शक्कर नदी से। तो बस 2014 में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में गाडरवाड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई। इस पावर प्रोजेक्ट की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो 3200 मेगावाट है। इस प्रोजेक्ट को जलापूर्ति नर्मदा की शक्कर नदी
से की जाती है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना ये 1971 में स्थापित की जाती है। पेंच जल विद्युत परियोजना ये 1986 में। गांधी सागर परियोजना ये 1960 में। और सीता रेवा परियोजना ये 2009 में। फिर नर्मदा घाटी परियोजना में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो इसमें दोस्तों उपरोक्त सभी राज्य शामिल हैं, मतलब मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। नर्मदा नदी में 29 बृहद, 135 मध्यम, 3000 लघु सिंचाई योजनाएं प्रस्तावित हैं और इस परियोजना से 27.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। 1 अगस्त 2000 को नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना का इस परियोजना से जल विद्युत उत्पादन करने के लिए प्रभावी रूप से क्रियान्वित की जा रही है। फिर नेक्स्ट मतलब सही सुमेलित नहीं है, इसको दिखाना है। तो जो सम्राट अशोक सागर परियोजना है ये ताप्ती नदी पर नहीं है, ये हलाली नदी, बेतवा की जो सहायक नदी है उस पर है। और कहाँ है? बिस्सा। इंदर सागर परियोजना ये नर्मदा नदी पर है। कहाँ? खंडवा जिले में। जवाहर सागर बांध ये चंबल नदी पर है। कहाँ? कोटा, राजस्थान में। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है। कहाँ? सोन नदी पर, शहडोल में। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सिंचाई परियोजना और लाभान्वित जिले, तो कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजना, तो जो कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजना है ये सागर जिले में। कहाँ? सागर में। बिलगांव सिंचाई परियोजना ये डिंडोरी में है। आसन बैराज सिंचाई परियोजना ये मुरैना में है। और सामगढ़ सुबासरा सिंचाई परियोजना ये मंदसौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में निर्मित चंबल नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। मध्य प्रदेश में चंबल नहर श्योपुर जिले में प्रवेश करती है। यह नहर टरेरा के समीप 2 शाखाओं अंबाह और मुरैना शाखा में विभाजित हो जाती है। इस नहर से ग्वालियर, मुरैना, भिंड, श्योपुर जिलों में सिंचाई होती है। इसमें दोस्तों इसकी एक अन्य शाखा भी है, मऊ शाखा। इसकी लंबाई 177 किलोमीटर है और इस नहर से राज्य के मुरैना, ग्वालियर, भिंड एवं श्योपुर जिलों की लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। मान परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये धार जिले में है। मान जो नर्मदा की सहायक नदी है पर मान परियोजना स्थित है और इस परियोजना के अंतर्गत धार एवं झाबुआ जिले के 15,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। कुक्कुट पालन मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग के अंतर्गत आता है? कुक्कुट पालन, तो ये पशुपालन विभाग के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से बैलों की कौन सी प्रजाति मध्य प्रदेश की स्थानीय प्रजाति नहीं? तो मुर्रा, गिर, मलवाई, केनकाया एवं निमारी मध्य प्रदेश की स्थानीय बैल की नस्ल है, जबकि मुर्रा भैंस की प्रजाति है। तो मध्य प्रदेश में स्थापित सेंट्रल सीमेन बीर स्टेशन का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य तो बहुत सरल है। क्या है उद्देश्य? उच्च गुणवत्ता वाले मवेशियों का प्रजनन। और इसकी जो स्थापना हुई थी वर्ष 1964-65 में स्थापित केंद्रीय सीमेन स्टेशन भोपाल का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले मवेशियों का प्रजनन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में बकरी प्रजनन एवं शोध केंद्र की स्थापना की गई है? तो ये इंदौर जिले में की गई और राज्य में 7 इकाइयां कार्यरत है, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में गौ एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई? गौ एम्बुलेंस सेवा ये खरगोन जिले में प्रारंभ की गई है। कहाँ? खरगोन। फिर मध्य प्रदेश के किस जिले में हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी एवं एनिमल सरोगेसी लैब स्थित है? तो ये भोपाल में है। सूची 1 को सूची 2 से मेल करवाना है। जलोढ़ मृदा ये दोस्तों ये श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, तो मुरैना होगा। फिर काली मृदा ये देवास के अंतर्गत उज्जैन, होशंगाबाद, इंदौर आदि में। लेटराइट मृदा तो ये छिंदवाड़ा में और लाल पीली मृदा ये बालाघाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलोढ़ मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दोस्तों सभी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका निर्माण हिमालयी एवं प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से हुआ है।
यह मध्य प्रदेश के भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना जिलों में पाई जाती है। यह मृदा गेहूं, चना, सरसों, राई, जौ आदि फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। गंगा और महानदी के बीच जल विभाजक किसका भाग है? गंगा और महानदी के बीच जल विभाजक किसका भाग है? तो ये बघेलखंड का पठार। गंगा और महानदी के बीच जल विभाजक बघेलखंड का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ है? तो जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपजाऊ है। और ये पाई कहाँ जाती है जलोढ़ मृदा? जलोढ़ मृदा का निर्माण दोस्तों चंबल एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए गए कछारों अवसादों से होता है। इसकी उर्वरता अधिक होती है और इस कारण यह मृदा खाद्यान्न की दृष्टि से सबसे उपयोगी है। इसका विस्तार भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, दतिया आदि जिलों में होता है। यह मृदा गेहूं, चना, सरसों, राई, जौ आदि फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो मध्य प्रदेश में जो सोयाबीन से तेल निकाले कारखाना कहाँ है? सोयाबीन से तेल निकालने का कारखाना ये सिवनी में है। सिवनी में। फिर सोयाबीन से बिस्कुट बनाने का कारखाना भोपाल में है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना ये उज्जैन में। और मध्य प्रदेश की प्रथम खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक इकाई ये होशंगाबाद के बबई में स्थापित है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो कीटनाशक संयंत्र ये बीना सागर में है। बीना सागर। जीवाणु खाद्य संयंत्र ये भोपाल में है। जीवाणु खाद्य संयंत्र। पोषण आहार संयंत्र धार में है। और डेयरी फार्म ये बबई होशंगाबाद में। मध्य प्रदेश में रेशम संचालनालय का गठन कब किया गया? तो 1 सितंबर 1984 को पंचायत एवं ग्रामीण विभाग द्वारा किया गया था। इसके अंतर्गत मलबरी स्वावलंबन योजना के द्वारा मलबरी रेशम का विकास एवं विस्तार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो नर्मदा दोस्तों ये वेस्ट की तरफ जाती है। कहाँ? अरब सागर में। तो पश्चिम होगा। सोन ये उत्तर की तरफ जाती है। उत्तर। बेनगंगा दक्षिण की तरफ जाएगी। चंबल ये पूर्व की तरफ जाएगी। तो पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली और कौन कौन सी नदियां हैं? तो टोंस है, बीहड़ है, सोन है, बिछिया है, ओदा है। पश्चिम की ओर नर्मदा, ताप्ती, माही। उत्तर की ओर चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती। दक्षिण की ओर वर्धा, बेनगंगा, पेंच, कान्हा। निम्नलिखित में से किस जिले से नर्मदा नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो नर्मदा नदी दोस्तों सिवनी जिले से प्रवाहित नहीं होती। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, सीहोर, देवास, बड़वानी एवं अलीराजपुर से होकर बहती है। इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई 1077 किलोमीटर है। टोटल 13-12 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा या से जलप्रपात पचमढ़ी में स्थित नहीं है? तो इसमें दोस्तों सी नंबर यानी सनकुआ, वहां की डचेस, बिफाल, अप्सरा, रजत ये सब वहीं पर स्थित है। सनकुआ जलप्रपात ये सिंध नदी पर दतिया में है। सिंध नदी पर दतिया में। गंगा द्रोणी किस ओर नहीं बहती है? गंगा द्रोणी किस ओर नहीं बढ़ती है? तो ये दोस्तों छिंदवाड़ा की ओर नहीं बढ़ती है। जल संभर या द्रोणी उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहां वर्षा अथवा पिघलती बर्फ का पानी नदियों, नहरों एवं नालों से बहकर एक ही स्थान पर एकत्रित हो जाता है। इस स्थान से एक या एक से बड़ी नदी में पानी जल संभर क्षेत्र में निकास करके आगे बह जाता है या फिर किसी सरोवर, सागर, महासागर या दलदली इलाके में जाके मिल जाता है। जल संभर खुले या बंद हो सकते हैं। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में गंगा द्रोणी छिंदवाड़ा की ओर नहीं बढ़ती है। रतलाम, उसके पहले कौन सा बांध बड़वानी जिले में पंचकुला गांव मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है जो नर्मदा की सहायक नदी पर स्थित है? तो ये लोअर गोई बांध बनाया जा रहा है। लोअर गोई बांध। यह परियोजना बड़वानी जिले की राजपुर तहसील के ग्राम पचपुला के निकट नर्मदा की सहायक गोई नदी पर प्रस्तावित है। परियोजना की अनुमानित जो लागत है वो 360.37 करोड़ रुपए है। परियोजना से 13,760 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मात मतलब है। तो परियोजना से 13,760 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। परियोजना की जो नहर प्रणाली है
उसमें 5.71 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण भी किया जाएगा। रतलाम नीमच किस वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये निम्न वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो दक्षिणी मानसून यहाँ पर पहुंचते पहुंचते आर्द्रता रहित या न्यून आर्द्रता से युक्त रहता है, इसलिए क्षेत्र में निम्न वर्षा होती है। राज्य के नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार, झाबुआ आदि जिले इस क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य। तो सी नंबर, चंबल नदी की लंबाई 985 नहीं 965 किलोमीटर और यह राजस्थान में कुल 322 किलोमीटर तक बहती है। चंबल 3 नदियों में बहती है। चंबल यमुना नदी में मिलती है और चंबल नदी मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाती है। ये सब सही है। प्रकृति अनुसार काली मृदा होती है। काली मृदा ये क्षारीय होती। मिट्टी क्षारों, चूने और कैल्शियम से भरपूर होती है। काली मिट्टी का जो पीएच मान होता है 7.2 से 8.5 के बीच होता है। मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फेट तथा कार्बन पदार्थों की कमी होती है, लेकिन पोटास, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। यह गीला होने पर नरम होती है और सूखने पर कठोर ब्लॉक बनाता है, जिसे और इसमें क्या रहता है कि गहरी दरारें विकसित होती हैं। फिर मध्य प्रदेश राज्य से निम्न देशों को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। तो इसमें दोस्तों ए नंबर होगा, जर्मनी और जापान को। तो मध्य प्रदेश में लौह अयस्क का बड़ा भाग जर्मनी और जापान को निर्यात किया जाता है, जबकि अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन एवं रूस को प्रदेश से मैग्नीज का निर्यात किया जाता है। मध्य प्रदेश से मैग्नीज निर्यात निम्न में से किस देश को नहीं किया जाता? तो इसमें दोस्तों जापान को नहीं किया जाता, जापान को लौह अयस्क दिया जाता है। फिर ग्वालियर का संतोआ पनिहार क्षेत्र किस खनिज क्षेत्र प्रसिद्ध है? गोवा का संतोआ पनिहार ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में रेल सेवा आयोग का मुख्यालय ये भोपाल में है। भारतीय रेल के 18 रेलवे जोन तथा 68 डिवीजन है। भारत में कर्मचारियों की भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। भारतीय रेलवे का प्रशासन एवं संचालन रेलवे बोर्ड के पास है। रेल सेवा आयोग के मुख्यालय इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई में। मध्य प्रदेश में मस्कोबाइट एवं बायोटाइट प्रकार का अभ्रक कहाँ मिलता? तो ये बालाघाट में मिलता, बालाघाट और ग्वालियर। गुना मक्सी रेल मार्ग मध्य प्रदेश के किस जोन में आता है? तो ये पश्चिमी मध्य रेलवे में आता है, पश्चिमी रेलवे में आता है। हबीबगंज स्टेशन का निर्माण 1905 में किया गया था। उस समय इसे शाहपुर के नाम से जाना जाता था। 1979 में इसका नाम बदलकर हबीबगंज कर दिया गया है। करीब 42 साल बाद इसका नाम बदलकर 15 नवंबर 2021 को अब रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया। अच्छा ये तो ये दोस्तों जो एक्सप्लेनेशन है, शाहपुर स्टेशन का नाम हबीबगंज का कर दिया गया था, तो ये 1979 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किन नदियों के संगम के द्वारा मंधार झरने का गठन होता है? मंधार झरने का गठन ये नर्मदा और तवा नदी के द्वारा होता है। तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है, जो छिंदवाड़ा से निकलकर बैतूल जिले से बहते हुए नर्मदापुरम के पास नर्मदा में मिलती है। रास्ते में नर्मदा नदी मंधार तथा दर्दी नामक जलप्रपातों को भी आकर्षक रूप प्रदान करती है। किस स्थान पर बेतवा नदी यमुना से मिलती है? तो ये दोस्तों हमीरपुर में मिलती है। अपने प्रदूषण के कारण मध्य प्रदेश की गंगा कही जाने वाली बेतवा नदी के यमुना में संगम उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के निकट होता है। बेतवा रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। उत्तर पूर्व की ओर बहने वाली बेतवा का पौराणिक नाम बेत्रावती था। बेत्रावती या बेत्रवती। सतपुड़ा पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें सभी कथन सत्य हैं दोस्तों। सतपुड़ा पर्वत की जो लंबाई है वो 1120 किलोमीटर है। इसके पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी है। यह नर्मदा नदी के दक्षिण में
पश्चिम से पूर्व स्थित है। इसकी जो लंबाई है पश्चिमी राज पीपला से पूर्व में मैकाल पर्वत तक है, और यह पर्वत नर्मदा के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व तक विस्तृत है। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। मध्य प्रदेश में सफेद संगमरमर जबलपुर जिले में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन के भंडार शहडोल जिले से प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सुहागपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेणुकूट स्थित हिंडाल्को एल्युमिनियम संयंत्र को बॉक्साइट की आपूर्ति मध्य प्रदेश के किस जिले से की जाती है? तो ये मध्य प्रदेश के सागर जिले से, दोस्तों ये अनूपपुर जिले से की जाती है। अनूपपुर, सागर नहीं, अनूपपुर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें केवल दूसरा कथन असत्य है। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में बकरी प्रजनन केंद्र एवं शोध केंद्र की स्थापना की गई। तो इसमें दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य बीज, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में, ये भोपाल नहीं इंदौर है, इंदौर जिले में बकरी प्रजनन एवं शोध केंद्र की स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश में वर्ष 1999 से राष्ट्रीय गोवंशीय पशु प्रजनन परियोजना संचालित की जा रही है। तो दूसरा कथन असत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सत्य पूछा है, तो इसमें दोस्तों केवल एक सही है, यानी मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम की स्थापना नवंबर 1980 में की गई, और इसके 5 नहीं 7 क्षेत्रीय कार्यालय। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दोनों कथन सत्य हैं दोस्तों। चूना पत्थर के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में सेकंड प्लेस है, और भिलाई एवं कटनी सीमेंट संयंत्र को झाबुआ जिले से डोलोमाइट की आपूर्ति होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें भी सत्य पूछा है, तो इसमें केवल दूसरा कथन सत्य है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मैग्नीज के भंडार नरसिंहपुर जिले में नहीं, बालाघाट में पाए जाते हैं, और बालाघाट के भारवेली में सबसे ज्यादा। और ग्रेफाइट के बैतूल, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में ग्रेफाइट के भंडार पाए जाते हैं। ग्रेफाइट की प्राप्ति दोस्तों कायांतरित तथा नीच चट्टानों से होती है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में इसके भंडार पाए जाते हैं। इसका उपयोग बैटरी, पेंसिल आदि बनाने में किया जाता है। मध्य प्रदेश में मैग्नीज के जो सर्वाधिक उत्पादन है या सर्वाधिक भंडार है, बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, खरगोन में पाया जाता है। सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये डुमना हवाई अड्डा, ये उज्जैन में नहीं है दोस्तों। डुमना या रानी दुर्गावती हवाई अड्डा ये जबलपुर में। राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जबलपुर में, भोपाल में है, सही है ये। छलसाल हवाई अड्डा खजुराहो, सही है। राजा विजयराजे सिंधिया हवाई अड्डा ग्वालियर, ये भी सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा कथन सत्य है पूछा है, तो इसमें केवल सेकंड स्टेटमेंट सत्य है। मध्य प्रदेश में तालाबों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचित जिला बालाघाट है। मध्य प्रदेश में नहरों से सर्वाधिक सिंचित जिला मंडला नहीं है, नहरों से सर्वाधिक सिंचित जिला होशंगाबाद तथा शुद्ध सिंचित जिला मंडला। तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में नहरों से सर्वाधिक सिंचित जिला होशंगाबाद तथा शुद्ध सिंचित जिला मंडला, और तालाबों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचित जिला बालाघाट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मध्य प्रदेश की प्रथम टाइगर सफारी सतना जिले के मुकुंदपुर में स्थापित की गई है। कट्टीवाड़ा अभयारण्य झाबुआ जिले में स्थित है। तो इसमें दोस्तों केवल दूसरा स्टेटमेंट असत्य है, असत्य पूछा है। दूसरा स्टेटमेंट असत्य है। कट्टीवाड़ा जो ये अभयारण्य है झाबुआ जिले में नहीं, कहाँ है ये अलीराजपुर में, अलीराजपुर जिले में। सही सुमेलित करिए। तो इसमें सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें जो मध्य प्रदेश आलू अनुसंधान केंद्र है ये ग्वालियर में है, ये सही सुमेलित है। बाकी जो मध्य प्रदेश का पहला बांस पार्क है ये भोपाल में नहीं, नवलखा इंदौर में है। आम अनुसंधान केंद्र ये सतना में नहीं, रीवा में है। और राज्य का प्रथम मसाला पार्क ये छिंदवाड़ा में है, खंडवा में नहीं, छिंदवाड़ा में। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विभाग, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विकास निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सत्य कथन पूछा है और दोनों स्टेटमेंट गलत दिए हुए हैं। इसकी स्थापना 1977 में की गई थी, ना कि 1980 में। उसका मुख्यालय भोपाल में है, ना कि जबलपुर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लाख वनोपज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दोनों कथन दोस्तों सत्य हैं। लाख एक प्रकार का प्राकृतिक राल है जो मादा लाख कीट लेसिफेरा लेक्का के सिक्रीशन से निर्मित होता है। लाख का सरकारी कारखाना उमरिया जिले में स्थित। चरण पादुका योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें असत्य पूछा है और पहला स्टेटमेंट इसमें असत्य। यह योजना 2016 में सिंगरौली जिले में प्रारंभ की गई, ये गलत है। चरण पादुका योजना तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए 19 अप्रैल 2018 को, न कि 2016 को, सिंगरौली जिले में प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्राहकों को जूते एवं चप्पल उपलब्ध कराए जाते हैं। राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन का प्रारंभ कब किया गया? तो ये 2008 में किया गया, 2008। बलराम ताल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दोनों कथन दोस्तों सत्य हैं। इसका प्रारंभ 2007-8 में होता है और इसका उद्देश्य था किसानों को अपने खेत में तालाब निर्माण हेतु प्रोत्साहित करना। इस योजना का प्रथम उद्देश्य किसानों को अपने खेत में तालाब निर्माण हेतु प्रोत्साहित करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 96वां क्वेश्चन है मंदसौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मंदसौर दोस्तों ये सिमरो नदी के किनारे बसा हुआ है। ओरछा बेतवा नदी के किनारे, फिर देवास काली सिंध नदी के किनारे और बालाघाट ये बेनगंगा नदी के किनारे। फिर मध्य प्रदेश के किस जिले में अफीम की फसल नहीं होती? तो अफीम की फसल ये सागर जिले में नहीं होती। मंदसौर जो मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला है मुख्य अफीम उत्पादक जिला है। साथ ही नीमच और रतलाम में भी अफीम की फसल उगाई जाती है, लेकिन सागर में नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर बाणसागर बांध निर्मित है? तो ये सोन नदी पर। कौन सी? सोन नदी पर। तो बाणसागर जो परियोजना है उत्तर प्रदेश, बिहार एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। सोन नदी पर निर्मित है, कहाँ? शहडोल में, और इसकी आधारशिला 1978 में रखी गई थी। फिर सेकंड लास्ट क्वेश्चन, पेंच जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना? पेंच ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की है। फिर 100वां क्वेश्चन है कि इंदिरा सागर जल विद्युत केंद्र की अधिकतम उत्पादन क्षमता कितनी? तो 1000 मेगावाट। इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में पुनासा गांव के निकट निर्मित है और इस बहुउद्देशीय परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है। इसमें 2698 मिलियन यूनिट का वार्षिक उत्पादन होता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम लोगों ने अभ्यास का 11 का पूरी तरह से इसको हल कर लिया है। तो मिलते हैं 12 अभ्यासिका में। तो चलिए, अगर दोस्तों आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।